Okay, so now let's start with unit number 5. Unit number 5 is breach of contract and remedies. ठीक है, बहुत छोटा सा यूनिट है बट बहुत सिग्निफिकेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान रखिएगा. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच मतलब तोड़ देना. ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह की ब्रीच होती है? दो तरह की, एंटीसिपेटरी, एक्चुअल. एक्चुअल मतलब सच में तोड़ देना, एंटीसिपेटरी लग रहा है, समय से पहले लग रहा है कि ये तोड़ देगा. ठीक है, कई बार होता है क्या, ऐसा होता है, कई बार आपको लग रहा होता है पहले ही हाव भाव से समझ में आने लगता है कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट की बारी आएगी ना तब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा मेरे से, तो ये ध्यान रखना. ठीक है, बिजनेस की बात कर रहे थे. एक्चुअल ब्रीच, रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन स्केड्यूल्ड डेट, मतलब जब समय आया, जब वो घड़ी आई जब परफॉर्मेंस करना था तब सामने वाले ने मना कर दिया. हो सकता है क्या ऐसा? सोचिए, आपने किसी के लिए इतना फाइट किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने इतना फाइट किया, और जब समय आई डिसीजन मेकिंग की कॉन्ट्रैक्ट करने की तब उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करना चाहता ये कॉन्ट्रैक्ट. कितने दुख की बात हो जाती होगी, है ना. तो रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन स्केड्यूल डेट. एक्चुअल ब्रीच में बी कमिटेड, एक्चुअल ब्रीच में बी कमिटेड व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस. एक्चुअल ब्रीच कब कब हो सकती है? जब ड्यू डेट हो या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस हो. बिफोर द परफॉर्मेंस, बिफोर द ड्यू डेट नहीं, वो दोनों को क्या बोला जाएगा? एंटीसिपेटरी ब्रीच. अब एंटीसिपेटरी ब्रीच पढ़ लेते हैं. अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड, ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड. इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या क्या होते हैं? ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड एंड sue फॉर डैमेजेस, और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस. देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जब हाव भाव से लगी रहे कि टूटने ही वाला है सब, तो कई बार दो रास्ते होते हैं आपके पास. एक कि अभी मान लो टूट गया है और डैमेजेस क्लेम करो, बाहर निकल जाओ, अपनी नई दुनिया बसाओ. या फिर आपको क्या होता है ना, आपको फिर भी वेट करने का मन करता है कि समय आने दो, शायद तब तक चीज़ें सुधर जाए, है ना. तो वो जो होता है ना, वो है सेकंड पॉइंट, ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस. या कई बार क्या हो सकता है, पहला वाला कि आपको आज पता चला कि गड़बड़ है, आपने आज ही बोल दिया कि मैं जो हूँ मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता हूँ. ठीक है, चलो सूट फॉर डैमेजेस की बात करते हैं. नाउ सूट फॉर डैमेजेस की बात करते हैं. ठीक है, सूट फॉर डैमेजेस में सबसे पहले समझना कौन कौन से डैमेजेस होते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है पता होना कि आपको डैमेजेस कौन कौन से मिल सकते हैं. जनरल और ऑर्डिनरी होता है. जनरल और ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मली जो मिल जाने चाहिए नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, वो आपको मिल सकते हैं डैमेजेस. ठीक है, जो आपको मिलने चाहिए वो आप मिल सकते हैं. कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, नेचुरली जो हुए हैं वो. नो कॉम्पनसेशन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज. ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट लॉस नहीं. रिमोट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? रिमोट मतलब जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं था इससे. ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब भी वही होता है. स्पेशल डैमेजेस फॉर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. से यहाँ पर आपने बोला कि यहाँ पर ना ऑर्डिनरी आपकी ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और आपने उनसे कॉम्पनसेशन मान लिया, समझ आता है. स्पेशल डैमेजेस मतलब कि वो आपने जो रिस्केड्यूल हुआ है ना वो अगले दिन के लिए हुआ है, आपको रात में रुकना भी पड़ गया वहाँ पर, उन्होंने होटल देने से मना कर दिया, आपको वो भी खर्चा करना पड़ा कि आप रुके हुए हो. स्पेशल डैमेजेस आप ये भी क्लेम करोगे, है ना. विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी. विंडिक्टिव एग्जाम्पलरी में सिर्फ दो केसेस कवर है, वन फॉर विंडिक्टिव अनदर वन फॉर एग्जाम्पलरी. विंडिक्टिव मतलब रिफ्यूजल ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, और एग्जाम्पलरी मतलब जब क्या कर दिया? रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक कर दिया, इसलिए उसको बोलते हैं एग्जाम्पलरी. क्या काम किया? एग्जाम्पलरी. रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक कर दिया, एग्जाम्पलरी काम किया. तो ओनली इन टू केसेस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी एंड फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ कस्टमर्स चेक एज इट कॉजेज लॉस ऑफ क्रेडिट एंड रेपुटेशन. बात करते हैं नॉमिनल. नॉमिनल मतलब नो रियल डैमेज. नॉमिनल मतलब नो रियल डैमेज, जस्ट टू स्टैब्लिश राइट टू डिक्री. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई डैमेजेस नहीं दिए. वो बोलते हैं ना, कई बार कोर्ट बोलता है जमानत 1 रुपये पे जमानत कर दो इस बंदे की, तो उसको बोलते हैं कि जस्ट लॉ फुलफिल करने के लिए कर दिया, अदरवाइज नहीं. डैमेजेस फॉर डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले. कई बार ना सिर्फ देरी होने की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है, राइट. सिर्फ देरी हो गई, सब कुछ सही है, बस समय गलत है, समय देर हो गई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है. और जब ऐसा होता है तो इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कैरियर मतलब जो ट्रांसपोर्टर था उससे, क्योंकि हम तो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, आप लोग कुछ भी समझ रहे हो, हम तो गुड्स की बात कर रहे थे, हम तो इन्वेंट्रीज की बात कर रहे थे, हम तो बिजनेस की बात कर रहे थे. ठीक है, तो कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कैरियर विदाउट इवन नोटिस. ठीक है, नो नॉट जस्ट फिजिकल डैमेज बट इवन इन केस ऑफ लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्स. सोचो ना, हम यहाँ पे ना प्रिंटिंग के लिए कुछ अभी नोट्स बुलवाने वाले थे. ठीक है, हमें सामने वाले ने बोला ठीक है सर आपको ना 2 तारीख को डिलीवर हो जाएंगे, और हमने उस बेस पर बोल दिया कि 3 तारीख को हम वो नोट्स सेल करना चाहते हैं. 3 तारीख को हमने सेलिंग पे लगा दिया वो नोट्स. ठीक है,
अब समझना, यहाँ पे लोग आना स्टार्ट हुए नोट्स खरीदने को, और वो लोग ना हमें 500 रुपीज़ पर नोट देने को रेडी थे, पर नोट्स देने को रेडी थे। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि 10 दिन बाद एग्जाम है, सिर्फ इसलिए उसने 1 हफ्ते से डिलीवरी लेट कर दी। अब 9 तारीख आ गई, अब कोई नोट्स खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब अगर नोट्स बेचेंगे भी ना तो एक तो क्वांटिटी कम, दूसरा प्राइस भी 300 रुपये पे बेचेंगे। हमारा एक तो क्वांटिटी का लॉस हुआ, 200 रुपये का लॉस हुआ, तो वो दोनों कवर करके देना चाहिए ना, बिकॉज डे वॉज इंपॉर्टेंट। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉट जस्ट फिजिकल डैमेज बट इवन इन केस ऑफ लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स दो तरह से हो सकते हैं, एक होता है पेनल्टी के फॉर्म में, और एक हो सकता है जहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। पेनल्टी मतलब फिक्स्ड अमाउंट आर्बिट्ररली। जैसे आपको पता है इनकम टैक्स ऑडिट की डेट आ रही है, अगर किसी ने भी ऑडिट टाइम पर फाइल नहीं किया ना, इनकम टैक्स ऑडिट टाइम पर फाइल नहीं किया, तो एक फिक्स फीस से 1.5 लाख रुपये का फाइन लगेगा, दैट इज पेनल्टी। बट कुछ होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, पर डे 500 रुपये लगेगा। तो वो कब तक लगेगा, जब तक पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता। तो रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ लॉस, ठीक है, और लाइकली लॉस। अदर रेमेडीज़ की बात करते हैं। अदर रेमेडीज़ क्या है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट को, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिसी व्हेन प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू परफॉर्म, या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दो कि नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही परफॉर्मेंस होकर चाहिए। तो व्हेन डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, कोर्ट में डायरेक्ट द पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस, ठीक है। फिर सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब क्या, जो मना किया था वही कर रहे हो, देन कोर्ट में इशू एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम डूइंग सो। जैसे हमने बोला शोभे सर आप ना प्लीज़ किसी और के साथ ना अकाउंटिंग मत पढ़ाइएगा, और शोभे सर पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने जो अग्री किया था वो नहीं करेंगे, वो वही करे, तो उसके लिए हम कौन सा सूट फाइल करेंगे, सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करेंगे। डैमेजेस ले सकते हैं यस, अगर कोई लॉस हुआ हो तो। क्वांटम एरियड यहाँ पर आता है हमारा, क्लेम एज मच एज अर्न, दैट इज इफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड और मेड इम्पॉसिबल द पार्टी में क्लेम द रेम्यूनरेशन फॉर वर्क ही हैज़ ऑलरेडी डन। आज हम लोग ने इसका एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ था। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड यूनिट नंबर 5। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मिलेंगे यूनिट नंबर 6 के अंदर। बट अभी ये डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा हमें और डिस्कस करना है आपके साथ। देखिए एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वो हमारा 3-4 पार्ट्स में कवर्ड है, यानी कि कैसा। सबसे पहले बात की जाए तो यूनिट नंबर आते हैं 1 to 5, उसमें भी 1 to 3 बोलेंगे, तो दैट इज़ अबाउट बेसिक्स एंड डेफिनेशंस, है ना। बहुत सारे बेसिक्स, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं यहाँ पर। यूनिट नंबर 4 and 5 के ऊपर बोलेंगे ना, तो दिस इज़ मोर अबाउट परफॉर्मेंस एंड ब्रीच, ठीक है। अब ये जो यूनिट नंबर 6 to 9 है ना, दीज आर अबाउट इंडिविजुअल टॉपिक्स, यानी कि इसमें आपको ना बहुत सारा वो पुराना रिलेशन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि न्यू चैप्टर ही बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। से बेलमेंट आएगा इसके अंदर, प्लेज आएगा, और क्या आएगा, गारंटी आएगा, इंडेमनिटी आएगा, है ना, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, एजेंसी आएगा, ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक्स लगते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, इन टॉपिक्स में ना हम लोग कभी भी ये नहीं बोल सकते और इसको साथ में बैठ के एक बार में पढ़ लो, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो। तो पढ़ते वक्त 1 to 3 हमेशा साथ में पढ़ना, 4 and 5 साथ में रिवाइज करना, और 6, 7, 8, 9 कोशिश करना कि एक एक करके रिवाइज करो, 5 मिनट का ब्रेक लो और फिर पढ़ो वहाँ पर जाकर, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना वो आपका है 40 मार्क्स का, ठीक है, 35 to 40 मार्क्स का। बट ये ध्यान रखना कि इसमें ना हमेशा, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, हमेशा 4 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहे होते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि अपना पूरा नेविगेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नेविगेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इससे क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए इसमें जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। से इसमें एक पॉइंट आ गया माइनर का, और आपको याद नहीं आ रहा डायरेक्टली कहाँ पे पढ़ा हुआ था, तो माइनर के बारे में कहाँ कहाँ से रेफरेंस आएगा, यूनिट नंबर 1 से आएगा। यूनिट नंबर 1 में ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, यूनिट नंबर 2 में ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, यूनिट नंबर 3 में बहुत सारा रेफरेंस दिया हुआ था, है ना। तो ये ध्यान रखना कि आपको ना ये पता होना चाहिए आप कहाँ पे जाकर उसका आंसर निकालना है। से आपको कल को बोल दिया कहीं पर बात हो रही है ब्रीच की, तो आपको पता होना चाहिए जो ब्रीच से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है ना यूनिट नंबर 5 के अंदर है। जैसे अभी हम लोग ने क्वांटम एरियड पढ़ा, एक बार और ऐसा हुआ था हम लोग क्वांटम एरियड पढ़ रहे थे और आप लोग को याद ही नहीं आ रहा था कहाँ पढ़ा है, याद है। लास्ट क्लास के इसकी बात है, क्वांटम एरियड याद ही नहीं आ रहा था हम लोगों की कहाँ पे पढ़ा है। ऐसा नहीं करना अपने को, ध्यान रखना जहाँ पे डॉक्ट्रिन है। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है, यूनिट 2 में। ये अपने को पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट के अंदर है। अगर अपने को इतना भी पता चल गया ना तो अपन लोग बहुत बार क्या है ना टॉपिक्स निकाल लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते वक्त, क्योंकि अब हम लोग ने यूनिट नंबर 5 का रिवीजन कंप्लीट किया है, ये ध्यान रखना कि ये जो जितनी भी चीज़ें होती है ना ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, प्लीज़ रेफर करते जाना, जहाँ जहाँ लगे आपको एग्जाम्पल्स लग रहे हैं प्लीज़ नोट करते जाना, ठीक है। दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ओके, अंडरस्टूड। चलिए।